गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट सेशन में हमने मैपिंग क्या होती है उसकी कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें जो है वो हमने देखी थी। अभी उस पार्ट को और आगे पढ़ेंगे हम। मैपिंग की लैंग्वेज क्या होती है, मैपिंग की भाषा क्या होती है, सिंबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, उन सब के बारे में चर्चा हमारी होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मैपिंग के कुछ बेसिक्स के साथ साथ में कुछ टोपोग्राफीज के बारे में भी बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। तो आज के पार्ट में हम उन बेसिक कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो टोपोग्राफीज के बेसिक कंसेप्ट हैं, जो हमें पता होने चाहिए, जो मैपिंग सेक्शन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पेनिनसुला क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार सागर, महासागर, ओशियन सी में क्या डिफरेंस होता है, गल्फ बे बाइट क्या होती है, ऐसे कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो जनरली बच्चे को पता ही नहीं होती। आज अगर आपसे कोई पूछ ले, भारत के एक तरफ जो है एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है अरेबियन सी, अरब सागर, और भारत के दूसरी तरफ एक वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो एक का नाम खाड़ी है, एक का नाम सागर है, ये क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो जनरली बच्चों को नहीं पता होता। तो उन सब बेसिक सी चीजों के बारे में हमें पता हो तो मैपिंग हमारे लिए और आसान हो जाती है। तो आज के इस सेशन में उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब पर देखने वाले हैं वो बच्चे जान ले कि ये हमारी मैपिंग बैच की क्लास चल रही है। जो हमारा एडवांस मैपिंग बैच है उसके क्लास चल रही है, जिसके अंदर हम बहुत बेसिक से कंसेप्ट जो है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे ऐप पर मुझे देख रहे हैं वो लाइव है। जिस भी प्रकार का जो भी डाउट क्वेश्चन अगर आपको है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। हम कुछ बेसिक कंसेप्ट, आधारभूत अवधारणाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको कहा था कुछ कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं, द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, ऐसी बेसिक सी जानकारियां हमारे पास में होनी चाहिए ताकि हम मैपिंग को और बेहतर समझ सकें। हमें रटना ना पड़े कि यहाँ अरब सागर और यहाँ बे ऑफ बंगाल है। इसका नाम बे ऑफ बंगाल क्यों है ये भी पता हो, और इसका नाम अरब सागर क्यों है ये भी हमें पता हो। उस लेवल पर, उस गहराई पर हम जाकर के बात करने वाले हैं। और वही लेवल, वही गहराई यूपीएससी के लिए हमारे काम भी आती है। प्रीलिम्स में जब क्वेश्चंस आएंगे हम बात आसानी से समझ पाएं यूपीएससी क्या पूछ रही है और आसानी से उसका आंसर दे पाएं। ये स्थिति, ये लेवल, ये स्तर हमारा होना चाहिए। तो हम उसी लेवल को ले करके यहाँ पर बात करेंगे। एकदम बेसिक, ये बहुत बेसिक चीजें होती है लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं पता होती, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। तो इसके बारे में बात सेशन में इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, एक ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, जिसका मतलब होता है कनेक्टेड और कंटिन्यूअस लैंड। एक भूमि जो लगातार जुड़ी हुई है, यानी भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग जो आपस में जुड़ा हुआ हो। निरंतर हमें भूमि देखने को मिल रही है। यहाँ भी जमीन है, यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जा रहे तब भी है, 1000 किलोमीटर आगे जा रहे तब भी है, 10,000 किलोमीटर आगे जा रहे तब भी वही जमीन चले ही जा रही है। वही जमीन का हिस्सा जो है, टुकड़ा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे जो जमीन के बड़े हिस्से होते हैं, बड़े सेगमेंट्स होते हैं, लार्ज सेगमेंट्स ऑफ लैंड जो हमें देखने को मिलते हैं, उनके लिए हम जनरली कॉन्टिनेंट वर्ड का उपयोग करते हैं, कॉन्टिनेंट शब्द का उपयोग करते हैं। कई बार कॉन्टिनेंट में एक ही देश हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, एक ही देश मिलता है वहां पर हमें। लेकिन जनरली किसी कॉन्टिनेंट में हमें एक से ज्यादा देश देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। जैसे जनरली बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 10 देशों को मिला के एक कॉन्टिनेंट बोलते होंगे, या 50 देशों को मिला करके एक कॉन्टिनेंट, महाद्वीप बोलते होंगे। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो हमें दिख रहा है उसमें हो सकता है बहुत सारे देश हो सकता है एक ही देश हो, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस लैंड है, एक लगातार फैली हुई भूमि हमें देखने को मिल रही है, तो हम उसे कॉन्टिनेंट बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। जैसे अगर हम विश्व में देखें, फिलहाल अगर हम देखें तो वर्ल्ड में हमें 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉन्टिनेंट है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये धरती का पहला कॉन्टिनेंट है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ये फर्स्ट ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें या जनसंख्या के हिसाब से बात करें, एरिया या पॉपुलेशन, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, ये फर्स्ट ही आता है। दुनिया में नंबर 1 यही है। इसका नाम हमने रख रखा है एशिया। एशिया के नाम से हम इसको जानते हैं। ये पूरा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज एशिया। एशिया के नाम से हम इसे जानते हैं। देन ये जो कंटिन्यूअस लैंड आपको दिख रही है,
जनरली इनके बीच में कंटिन्यूटी है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ आपको दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ आपको दिखाई देगा। सेम ऐसे ही अगर आप एशिया को देखोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ दिखाई देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ आपको दिखाई देगा। एक कंटिन्यूस लैंड आपको दिख रही है, एक लगातार फैली हुई भूमि आपको दिख रही है, इसलिए हमने इसका कुछ नाम रखा है। ये एशिया कहलाता है, ये एक कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चाहे बात लैंड की हो, एरिया की हो, क्षेत्रफल की हो, या बात लोगों की हो, पॉपुलेशन की हो, जनसंख्या की हो, दोनों ही दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप मिलता है। ऐसी ही देखो एक और कंटिन्यूस लैंड आपको ये दिख रही है। अब इन दोनों की कंटिन्यूटी टूट कहाँ रही है? जनरली, सामान्यतः कोई भौगोलिक विशेषता होगी जो इनको सेपरेट कर रही होगी, कोई ऐसी ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन होगी, भौगोलिक विशेषता होगी जो इनको सेपरेट कर रही होगी। जैसे आप एशिया और अफ्रीका को देखो, बीच में पानी आ गया है, पानी की वजह से दोनों सेपरेट हो गए हैं। हालांकि हम जब आगे मैपिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक छोटा सा हिस्सा है जो कनेक्ट भी होता है, जुड़ता भी है, एशिया और अफ्रीका दोनों जुड़ते भी हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, नेग्लिजिबल हिस्सा है, नगण्य हिस्सा है। बाकी अगर आप देखें, ओवरऑल मैप देखें, तो एशिया पूरा अलग दिखाई देगा, बीच में पानी आ जाएगा, अफ्रीका पूरा अलग दिखाई देगा। तो ये अपने आप में एक कंटिन्यूस लैंड है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए हमने इसको एक और नाम दे दिया, ये एक और कॉन्टिनेंट कहलाया, ये एक और महाद्वीप कहलाया, जिसको हम कहते हैं, ये वाला कॉन्टिनेंट कहलाता है अफ्रीका। अगेन ये वर्ल्ड में अगर आप देखें तो एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें या जनसंख्या के हिसाब से बात करें, ये सेकंड नंबर पर मिलेगा। सबसे बड़ा ये है, चाहे एरिया देखो चाहे लोगों को देखो, कितने लोग रह रहे हैं उस हिसाब से देखो। यहाँ पर भी कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, या एरिया देखो, क्षेत्रफल देखो, तो ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है। सर ये क्लास डेली होगा इसी टाइम पर या कुछ ही दिनों के लिए फ्री है? फ्री क्लास कुछ ही दिनों के लिए, जो बच्चा बैच ज्वाइन करेगा वो डेफिनेटली एंड तक पढ़ेगा, पर फ्री जो अभी आप देख रहे हो उस क्लास को, ये कुछ ही दिनों के लिए है। अगली 2 या 3 क्लासेस जो है वो और आपके लिए फ्री होने वाली है। तो एक कॉन्टिनेंट हमने ये देखा, एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप हमने ये देखा। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा, दिस इज नॉन एज नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट है। बच्चे जनरली अमेरिका वर्ड सुनते ही बच्चों के दिमाग में जो बाइडन आता है कि यहीं का प्रेसिडेंट होगा जो बाइडन। ये पूरा जो है वो जो बाइडन वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं है, इसके अंदर एक देश है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट जो बाइडन है। बाकी पूरा पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा हिस्सा तो पूरा एक कॉन्टिनेंट है, कंटिन्यूस लैंड। कॉन्टिनेंट वर्ड जैसे ही आया आपके दिमाग में, कंटिन्यूस लैंड, लगातार फैली हुई भूमि। तो ये लगातार फैली हुई भूमि है जिसके अंदर हमें बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, वो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका कहलाता है। नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ कहलाता है, ये वाला हिस्सा साउथ कहलाता है। तो ये वाला पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज नॉन एज साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हमने अभी अभी 4 कॉन्टिनेंट देख लिए, एक एशिया, एक अफ्रीका, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। देन पांचवा जो कॉन्टिनेंट आता है वो यहाँ मिलेगा आपको, ये पूरा की पूरी जमीन जो है वो फैली हुई है जिसके ऊपर बर्फ जमी रहती है जनरली, इसे हम कहते हैं एंटार्कटिका। अंटार्कटिक या एंटार्कटिका के नाम से जानते हैं, एंटी आर्कटिक के नाम से जानते हैं। हमारा जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर वो आर्कटिक, ये वाला पूरा रीजन जो है वो आर्कटिक कहलाता है, आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। उसके बिल्कुल विपरीत है, ये जस्ट अपोजिट है, एंटी डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम रखा गया एंटी आर्कटिक, जो कि मिल करके बन गया एंटार्कटिक। तो वो एंटार्कटिक के नाम से हम ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप देखते हैं। ये जमीन है, आर्कटिक में कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर बर्फ है। जनरली 4000 मीटर, 4 किलोमीटर की गहराई तक या 4 किलोमीटर की मोटाई की बर्फ यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ज़मीन है बेसिकली, जिस वजह से हम इसे कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ बर्फ है, इसलिए वहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, वहाँ पे कोई महाद्वीप नहीं है। यहाँ ज़मीन है इसलिए हमने इसका नाम एक कॉन्टिनेंट रखा है, और ये काफ़ी बड़ा भी है, विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। छठे नंबर का कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर है,
ये वाला जो बाकी का रीजन बच गया, वैसे तो देखा जाए तो ये जमीन पूरी की पूरी एक साथ है, कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो इसीलिए इस पूरे हिस्से को मिला करके एक वर्ड आप देखते हैं यूरेशिया। ये वाला कॉन्टिनेंट कहलाता है यूरोप। यूरोप या यूरोप के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसको मिला करके कहा जाता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया जमीन से अगर हम देखें तो कनेक्टेड है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हमने देखे वो किसी न किसी जैसा डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंट्स जनरली किसी न किसी फिजिकल फीचर से, भौतिक विशेषता से अलग होते हैं। जैसे इसको इसको देखो तो बीच में सागर अलग कर रहा है, हालांकि ये हिस्सा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, पर फिर भी मोटा मोटी रूप से ये अलग हो रहा है। ये पूरा अलग पड़ा हुआ है, ये वाला पूरा अलग पड़ा हुआ, छोटा सा हिस्सा इसको जोड़ता है, लेकिन बाकी पूरा अलग पड़ा हुआ है। ये पूरा अलग है। अभी अपन एक कॉन्टिनेंट यहाँ भी देखेंगे, वो भी पूरा अलग है। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है लैंड से, जमीन से। इस वजह से इनको मिला करके हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये छठा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा कहलाता है। इसके पीछे का कारण फिजिकल ना है। आप बोलोगे सर फिर ये अलग अलग क्यों है, अभी तो आपने डेफिनेशन बताई जमीन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो जमीन कंटिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके पीछे का कारण भौतिक रूप से नहीं है, मतलब जमीन के कंटिन्यूटी नॉन कंटिन्यूटी का रोल नहीं है, ये कल्चरल डिसकंटिन्यूटी का रोल है ज्यादा। सांस्कृतिक रूप से ये क्षेत्र पूरा अलग है, यूरोप पूरी अलग संस्कृति है, एशिया पूरी अलग संस्कृति अलग कल्चर है। इस वजह से कल्चरली सांस्कृतिक रूप से ये दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं। आर्थिक रूप से भी अगर हम देखें ये बहुत विकसित हैं, ये जनरली कम विकसित हैं, इनके कंपैरिजन में तो कम ही विकसित हैं। इस वजह से भी आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली, इकोनॉमिकली हम इन दोनों को अलग अलग रीजन्स के रूप में देखते हैं। बाकी ज्योग्राफी की लैंग्वेज में तो ये पूरा ही पूरा एक ही बड़ा हिस्सा है जिसको हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो आपको देखने को मिलता है वो यहाँ है, इसको हम ओशिनिया के नाम से जानते हैं। ओशिनिया के नाम से ये एक सातवां कॉन्टिनेंट। तो ऐसे अगर आप देखें तो पूरी धरती पर जितने जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, बड़े बड़े मासेस हैं, उनको हमने 7 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। एक एक लैंड मास को हम एक एक कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, एक एक बड़े भूभाग को हम एक एक महाद्वीप कह रहे हैं। हिंदी में तो बात समझ में भी आ जाती है, द्वीप यानी छोटा हिस्सा, महाद्वीप यानी बड़ा वाला हिस्सा, बड़ी वाली जमीन। तो ये बड़ी बड़ी जमीनें जो आपको दिख रही है, बड़े बड़े क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, इनको हमने महाद्वीप के रूप में, कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। तो कॉन्टिनेंट होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, फिर उसको मैप पे जाकर के हमने देखा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसे ही बनती है। आपने कॉन्टिनेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहले हमने यही पार्ट पढ़ा कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कनेक्टेड लैंड या कंटिन्यूअस लैंड, लगातार फैली हुई भूमि। उसके अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10 देशों को मिला करके एक कॉन्टिनेंट बनाएंगे, या एक देश को ही एक कॉन्टिनेंट कहेंगे, या 100 देशों को एक कॉन्टिनेंट कहेंगे। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो विश्व के सबसे ज्यादा देश जो है वो हमें मिलता है अफ्रीका में, 54 कंट्रीज मिलते हैं यहाँ पे। 54 देश, 54 कंट्रीज हमें मिलते हैं। तो 54 देशों को मिला करके भी एक कॉन्टिनेंट कहला रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो ऑस्ट्रेलिया अकेला ही एक कॉन्टिनेंट कहला रहा है, अकेला ही एक देश है। यूरोप 44 कंट्रीज का ग्रुप है जिसको हम यूरोप कह रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज हो सकते हैं, अलग अलग देश हमें देखने को मिल सकते हैं। वो जमीन कंटिन्यू होनी चाहिए, वो लैंड जो है वो एकदम प्रॉपर फैली हुई होनी चाहिए। तो जो कंसेप्ट आपने पढ़ा, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा, मैप पे आके देखा, हाँ वास्तव में ये जमीन लगातार फैली हुई है, ये एक कॉन्टिनेंट हो गया। ये जमीन एक लगातार फैली हुई जमीन है, ये एक कॉन्टिनेंट हो गया। ये एक लगातार फैली हुई जमीन है, ये एक कॉन्टिनेंट हो गया। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको मैप पर आकर के देखना है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको मैप पर जाकर के देखना है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहाँ है वर्ल्ड मैप में? वर्ल्ड मैप उठाओ, इधर ही मिलेगा। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, उसी दिशा में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो जो कुछ भी पढ़ना है, मैं हर बार हर बच्चे को, हर वो बच्चा जो मेरे साथ में मैपिंग पढ़ता है, मैं उसे एक बात जरूर सिखाता हूँ। जो कुछ भी पढ़ना है, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास में कुछ पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद से कुछ पढ़ रहे हो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर उसमें किसी जगह का नाम आया है, लोकेशन का नाम आया है, उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। और पता करने में हेल्प कौन करेगा? हमारी एटलस। तो मैंने आप सबको एटलस जो है वो परचेज करने के लिए बोल ही रखा है। एटलस आपके हाथ में होनी ही चाहिए। अभी जो मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ ये भी आपको एटलस में देखते हुए चलना है। एटलस में जितनी देखते हुए चलोगे, मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप कहाँ पे देखोगे?
आपके पास में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सको। तो उसके लिए आपके हाथ में एटलस होना ज़रूरी है। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ दिखाता चलूंगा वो चीज़ें आप अपनी एटलस में देखते चलोगे, तो कहानी आपको एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। सारी कहानी जो है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगी, क्लैरिटी आने लगेगी। और ऐसे ही आप मेरे साथ में आगे बढ़ेंगे। अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे 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 हम और एडवांस होते जाएंगे और एडवांस होते जाएंगे। एकदम लेवल पर, जिस लेवल के यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वहां पर हम जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप क्या होते हैं उसको हमने समझा, उसको हमने मैप पर भी देखा। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो मैप पर जाकर के देखो। अगला एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है। देखिए, उपमहाद्वीप जैसा कोई कंसेप्ट जनरली ज्योग्राफी में नहीं होता है। कोई सब कॉन्टिनेंट हो, उपमहाद्वीप हो, ऐसा कोई एक इसकी कोई वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि हाँ ऐसी ऐसी डेफिनेशन होगी, ऐसी ऐसी परिभाषा होगी, या ऐसा ऐसा क्षेत्र जिसमें ये विशेषता होगी उसे हम सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप कहेंगे। ऐसी कोई डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं है। बट हाँ, कुछ क्षेत्रों को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वहां पे वैरायटी। जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट को देखते हैं उसके पास में वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। चाहे हम जमीन देखें, लैंड फॉर्म्स की वैरायटी होती है, माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेटूज भी होते हैं, रिवर्स भी होती है, मैदान, प्लेन्स, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं किसी कॉन्टिनेंट में। अगर हम किसी कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं वहां पर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट में आए तो लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी कल्चर होती है, संस्कृति होती है, बहुत सारे प्रकार के धर्म होते हैं जनरली किसी कॉन्टिनेंट में। लेकिन ऐसा ही गुण, ये सारे गुण, बहुत सारी प्रकार की फिजिकल वेराइटीज, बहुत सारी प्रकार की लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता, बहुत सारी प्रकार की कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता, ये सब किसी एक क्षेत्र में देखने को मिल जाए तो उसको जनरली सब कॉन्टिनेंट कह दिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2021 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधा मेंस का क्वेश्चन है, 2021 2021 का मेंस का पेपर उठा के देखेंगे, उसके अंदर आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा कि भारत को एक सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के रूप में क्यों देखा जाता है। तो कारण वही है, भारत के पास में डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा, विविधताएं बहुत ज्यादा, चाहे आप भाषाई विविधता को ले लो, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ले लो, बहुत ज़्यादा है, रेशियल डाइवर्सिटी ले लो, नस्लीय विविधता ले लो, बहुत ज़्यादा है, भारत की सांस्कृतिक विविधता को ले लो, कल्चरल डाइवर्सिटी को ले लो, बहुत ज़्यादा है, धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी को ले लो, बहुत ज़्यादा है। ज्योग्राफी के लिए फिजिकल फीचर्स को देख लो, भौतिक विशेषताओं को देख लो, तो वो भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज जिन क्षेत्रों के पास होती है, होते छोटे क्षेत्र हैं। अगर हम भारत को देखें तो भारत अपने आप में एक छोटा क्षेत्र है। जिन बच्चों को मैप पे नहीं पता होता नॉर्थ अमेरिका कौन सा होता, साउथ अमेरिका कौन सा होता, जैसे मैंने मार्क किया वैसे आप भी अपना वर्ल्ड मैप खोल के आपकी एटलस में मार्क कर सकते हो कि ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ऐसे आप मार्क कर सकते हो। भारत को अगर आप देखें, ये इतना सा हिस्सा है, पूरे वर्ल्ड का देखो सिर्फ 2.42% एरिया है, 2.42% क्षेत्रफल है। लेकिन डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो कई सारे कॉन्टिनेंट्स के पास में इतनी डाइवर्सिटी नहीं होगी जितनी इंडिया के पास में। जितनी भाषाएं यहाँ नहीं बोली जाती उससे कई गुना ज्यादा भाषाएं यहाँ बोली जाती, जितने कल्चर्स, जितनी संस्कृतियां यहाँ नहीं है उससे कई गुना ज्यादा संस्कृतियां यहाँ हैं। तो ऐसे में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि भले ही ये कॉन्टिनेंट नहीं है, महाद्वीप नहीं है, ये एक देश है, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है भारत और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये सब आ जाते हैं, ये पूरा क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा विविधता लिए हुए हैं, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप के रूप में देखा जाता है। यानी एरिया छोटा है, क्षेत्रफल कम है, लेकिन विविधता बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए जनरली सब कॉन्टिनेंट वर्ड यूज किया जाता है, उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता है, भारत के लिए किया जाता है। भारत के लिए तो यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है कि भारत को इतना ज्यादा भारत को सॉरी एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में, उपमहाद्वीप के रूप में क्यों देखा जाता है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट बुक है मेरे पास, हाँ बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ही चाहिए आपके पास में। उसमें आप वर्ल्ड मैप ढूंढो, उसमें एक इंडेक्स होगा, उसमें वर्ल्ड मैप ढूंढो, पेज नंबर 100 के आसपास होगा, पूरे वर्ल्ड का एक मैप होगा सेम ऐसा ही। उसके अंदर आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो कि ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, आप उसमें आराम से मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट बात करते हैं आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है। जमीन का एक छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, जमीन का एक छोटा हिस्सा है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ से, इधर से देखो पानी, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, जिधर से भी देखो, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो हम उसे आइलैंड के रूप में, द्वीप के रूप में देखते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आप देखेंगे, वो यहाँ बैठा है, ये वाला ग्रीनलैंड, इसको हम ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता है, मतलब इंसान देखो तो कोई भी नहीं रहता, पशु पक्षी जीव जंतु बहुत सारे हैं, लेकिन इंसान के रूप में, मानव के रूप में कोई नहीं रहता है यहाँ पर। ग्रीनलैंड के रूप में हम इसको जानते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमें ये देखने को मिलता है। तो छोटे छोटे द्वीप भी हो सकते हैं, बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े द्वीप भी हो सकते हैं। एक बड़ा द्वीप यहाँ है, इसको बोर्नियो आइलैंड के रूप में जाना जाता है। एक बड़ा आइलैंड यहाँ है जिसको ग्रीनलैंड के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े आइलैंड भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े द्वीप भी हो सकते हैं, छोटे द्वीप भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो द्वीप वो होगा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। इसके चारों तरफ देखो आपको पानी मिलेगा, इसके चारों तरफ देखो आपको पानी मिलेगा। आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंट के भी तो चारों तरफ पानी होता है, पर कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ी जमीन है। इसको देखो और इसको देखो, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। इसको देखो और इसको देखो, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं। तो कॉन्टिनेंट के सामने आइलैंड बहुत छोटा होगा, द्वीप बहुत छोटा होगा, लेकिन वो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। एक कनेक्टेड लैंड, एक कंटिन्यूअस लैंड होगी, कंपैरेटिवली छोटी होगी, और चारों तरफ उसके पानी हमें देखने को मिलेगा। ऐसा अगर मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये एक आ, द्वीप या आइलैंड कहलाता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हमें देखने को मिल सकते हैं। नहीं मिल रहा है, इंडेक्स देखो ना, एटलस खोलोगे, सबसे पहला पेज जो आपको मिलेगा वो इंडेक्स मिलेगा, अंदर खोलते ही एटलस खोलोगे तो अंदर कंटेंट नाम का एक पेज मिलेगा, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर आप देखो वर्ल्ड, वर्ल्ड पॉलिटिकल पेज नंबर 102, 103, वर्ल्ड फिजिकल पेज नंबर 104, ऐसे आपको पेज नंबर मिलेगा वहां से। अब ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होगी ना, इंडेक्स कैसे देखा जाता है, छठी क्लास के बच्चे तो नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं कैप की। एक और वर्ड आता है कैप, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरिप। जैसे आपने हिस्ट्री में कई बार नाम पढ़ा होगा, कैप ऑफ गुड होप, आशांतरिप, हिंदी में उसको बोला जाता है आशांतरिप। ये वर्ड तो आपने कई बार पढ़ा होगा, हिस्ट्री में बहुत आता है नाम ये। तो ऐसे ये कैप होता क्या है, पहले तो ये पता हो, फिर कैप ऑफ गुड होप कहाँ है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले पता होना चाहिए कैप होता ही क्या है। तो कैप का मतलब होता है जनरली कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में कोई बाहर की तरफ निकला हुआ भूभाग जो होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक समुद्र का किनारा है, इस तरफ लैंड है, जमीन है, स्थल भाग है ये, और ये वाटर बॉडी है, जल भाग है। इसको देखो, ये किनारा है, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है किनारा है। इस किनारे से देखो एक बाहर की तरफ क्षेत्र निकल करके आया, ये वाला, ये जो इस तरीके से बाहर निकला हुआ क्षेत्र जो होता है किनारे से, वो पूरा किनारा आपको दिख रहा है, वो पूरी लैंड एरिया जो है, सॉरी कोस्टल एरिया जो है वो आपको दिख रहा है। ये वाला, और इससे बाहर निकला हुआ ये पूरा पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे बाहर निकला हुआ जमीन का जो भाग होता है, किनारे से बाहर निकला हुआ जमीन का जो भाग होता है, उसे हम कहते हैं कैप। किसी नदी में निकला हुआ हो सकता है, किसी झील में निकला हुआ हो सकता है, या सागर महासागर सी या ओशियन के अंदर निकला हुआ, इस प्रकार से बाहर निकला हुआ भाग हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कैप, या हिंदी में बोला जाता है अंतरिप। हिंदी में इसका नाम होता है अंतरिप। तो अंतरिप या कैप के नाम से हम इसे जानते हैं। मिल गया ना, गुड। ऐसा बाहर निकला हुआ हिस्सा जो होता है वो कैप या अंतरिप के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक और टर्म आता है पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, अगेन जमीन का एक हिस्सा है जो
किसी क्षेत्र में बाहर की तरफ निकला हुआ, ये इस तरफ लैंड बॉडी है, स्थल भाग है, और इस स्थल भाग से देखो ये जमीन का हिस्सा बाहर निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ दिखाई देगा। पेनिनसुला या प्रायद्वीप हम उसे कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, और एक बड़ा लैंड पार्ट होता है, एक बड़ी लैंड बॉडी होती है, एक बड़ा स्थल भाग होता है। जैसे हमने कॉन्टिनेंट और आइलैंड को देखा, आइलैंड जनरली छोटे होते हैं, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है। कैप और पेनिनसुला में भी यही डिफरेंस है। कैप एक बहुत छोटा हिस्सा है, मतलब ये कैप वाला हिस्सा इतना छोटा है कि आपको दिख जाता है, वो किनारा दिख रहा था, किनारे से बाहर निकला हुआ ये आपको दिख रहा है, ये दिख जाता है। कैप आसानी से दिख जाता है कि हाँ किनारे पर बाहर की तरफ निकला हुआ एक जमीन का हिस्सा है। पेनिनसुला जनरली आपको हवा ही नहीं लगेगी, जब तक मैप पे देख रहे हो तो हवा लगेगी, वहां जा करके देख रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा आप पेनिनसुला पे खड़े हो, प्रायद्वीप पे खड़े हो या कहाँ खड़े हो। पेनिनसुला बहुत बड़ा लैंड मास होता है, बहुत बड़ा भूभाग होता है। जैसे मतलब आप बोलोगे सर इसमें तो ऐसा ही दिख रहा है, ये सैटेलाइट से ली हुई इमेज है, ये सैटेलाइट का लिया हुआ मैप है जिसमें आपको दिख रहा है कि ये इतना बड़ा पेनिनसुला है। आप इसके बहुत छोटे से हिस्से में रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसी पेनिनसुला के हिस्से हो, आप इसी प्रायद्वीप के हिस्से हो। जैसे अगर हम देखें भारत का मैप, अगर आप उठा करके देखेंगे भारत के मैप में ये पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा जो भाग आपको दिख रहा है, ये एक पेनिनसुला है जिसको हम कच्छ पेनिनसुला, कच्छ प्रायद्वीप कहते हैं। ये दूसरा हिस्सा जो आप देखते हैं ये एक और पेनिनसुला जिसे हम काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं, या सौराष्ट्र पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये देखो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीप क्या होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भूभाग होता है। जबकि कैप जो है वो एक छोटा सा भूभाग है जो हमें दिख जाता है, सामने दिख जाता है, किनारे पर अगर हम खड़े हैं या नाव में अगर हम बैठे हैं तो सामने दिख जाता है, ये जमीन का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। पेनिनसुला आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा हिस्सा होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा हम किसी प्रायद्वीप में घूम रहे, प्रायद्वीप में खड़े हैं, ये हवा भी नहीं लगेगी। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इतना बड़ा पेनिनसुला है, भारत के नक्शे में इंडिया का जो मैप है, आपके एटलस में पेज नंबर 10-11 के आसपास इंडिया का मैप होता है, इंडिया फिजिकल मैप, सेम ऐसा मैप मिलेगा आपको अगर आपके हाथ में अभी एटलस है तो। 10 नंबर 11 नंबर पेज पर आपको इंडिया का फिजिकल मैप मिलेगा। उस पेज पर जाकर के देखिए, 10 नंबर पर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, उस पर जाकर के देखेंगे यहां मिलेगा आपको कैप कैमोरिन, जो बिल्कुल सदर्न टिप है। ये जो एकदम दक्षिणी हिस्सा है, इस जगह पर आपको मिलेगा कैप कैमोरिन, आप एटलस में देख सकते हैं, नाम मिलेगा आपको कैमोरिन। तो कैप क्या है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, मतलब मैप में हम देखें तो चींटी जितना सा हिस्सा। और पेनिनसुला क्या होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कैप के कंपैरिजन में, कैप तो हमें दिख जाएगा सामने ही, दिख करके हम अपने जैसा व्यक्ति, अगर आपको पता है कैप क्या होता है तो आप देख के ही बता दो कि ये कैप है, अंतरिप है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा है। लेकिन पेनिनसुला इतना बड़ा होगा कि आप जब तक उसको मैप पे नहीं देखोगे तब तक तो नहीं पता चलेगा, आप खुद वहां जाके देखो तो पता ही नहीं चलता, वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं, एकदम किनारा एकदम फ्लैट ही दिखता है, किनारा एकदम एक जैसा ही दिखता है, हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा वहां जाकर के देख रहे हैं तो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, अभी मैप पे देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है इतना बड़ा पेनिनसुला है। ये और आगे तक है, ये पूरा पूरा इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, ये कच्छ प्रायद्वीप, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप, यहाँ यहाँ का पूरा हिस्सा, ये पूरा पूरा क्षेत्र आ जाता है। इतना बड़ा पेनिनसुला है, इतना बड़ा प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप पेनिनसुला बहुत बड़े होते हैं, कैप जो है वो बहुत छोटा होता है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। बात क्लियर होगी यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट क्या होती है, हिंदी में इसको जल संधि या जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेट या जल संधि क्या होती है, देखिए ये एक लैंड बॉडी दिख रही है आपको, स्थल भाग दिख रहा है, ये एक लैंड बॉडी है, स्थल भाग है। ये सेकंड, इसको लैंड बॉडी नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये लैंड बॉडी नंबर 2 है, स्थल भाग संख्या 2।
कोई भी दो जमीन के टुकड़े हैं, इनके बीच में देखो ये पानी आ गया। इस जगह पर इधर तो देखो ये पानी फैला हुआ है ही है, इधर भी देखो ये पानी फैला हुआ ही है, लेकिन यहां पर भी देखो ये पानी जो है वो आ गया है। ये इस लैंड बॉडी को और इस लैंड बॉडी को, इस स्थल भाग और इस स्थल भाग को तो अलग कर रहा है। जब भी पानी कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो, इस प्रकार से जमा हुआ हो, ऐसा अरेंजमेंट हमें देखने को मिले, ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिले कि दो स्थल भाग तो अलग हो रहे हैं, दो लैंड बॉडीज तो सेपरेट हो रही हैं, और दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं। यहां देखो ये एक वाटर बॉडी है, जल भाग है, ये एक वाटर बॉडी है, जल भाग है, और इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। ये दोनों यहां पर इस प्रकार से जुड़ती हुई आपको दिख रही है। ऐसा अगर हमें मिले तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट, दैट इज नॉन एज स्ट्रेट। ये कहलाता है स्ट्रेट, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं जल संधि। संधि यानी जोड़ने वाला, दो जल को जोड़ रहा है। देखो ये एक जल है, ये एक जल है, दोनों को जोड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं जल संधि, या इसे हम कहते हैं जल डमरू मध्य। डमरू मध्य वर्ड कहां से आया? डमरू को देखा होगा आप लोगों ने, इस प्रकार का होता है डमरू। डमरू कैसा होता है? ऊपर से अगर आप देखो, इस वाले हिस्से को देखो, इसकी अपनी एक लंबाई और चौड़ाई है, इस वाले हिस्से को देखो, अपनी एक लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन ये दोनों जगह जहां से जुड़ती है वो बहुत सकड़ा हिस्सा होता है, बहुत नैरो हिस्सा होता है, बहुत सकड़ा पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। सेम कुछ ऐसा इधर भी दिख रहा है। ये एक वाटर बॉडी है, जल भाग है, जो काफी चौड़ा है, काफी लंबा चौड़ा है। इधर भी आपको एक वाटर बॉडी दिख रही है जो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन बीच वाला हिस्सा क्या है? एकदम सकड़ा, एकदम नैरो आपको देखने को मिल रहा है। तो डमरू के बीच जैसा दिख रहा है ना ये हिस्सा, डमरू का मध्य भाग जो होता है, बीच वाला हिस्सा जो होता है वैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया डमरू मध्य। और डमरू के मध्य में क्या है? जल है, तो जल डमरू मध्य के नाम से हम इसको जान रहे हैं। डमरू जैसा आकार बन रहा है और उसके मध्य में बीच में जल दिख रहा है, तो ये कहलाएगा जल डमरू मध्य। या दो वाटर बॉडीज को, जल भागों को जोड़ रहा है, तो ये कहलाएगा जल संधि। जल संधि, जल डमरू मध्य एक ही होता है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जनरली आप जब भी कभी स्ट्रेट को पढ़ रहे हो, जब भी किसी जल संधि को पढ़ रहे हो, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ध्यान रखने। जब भी हम कभी किसी स्ट्रेट को पढ़ रहे हैं, दो चीजें वो हमेशा करेगी, दो विशेषताएं उसकी हमेशा होगी, ये हमें पता रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। पहला, वो किन्हीं दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी, किन्हीं दो स्थल भागों को जोड़ेगी। तो किसको किसको जोड़ रही है ये हमें देखना होता है। वो किन्हीं दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करेगी, किन्हीं दो स्थल भागों को अलग करेगी। तो किसको किसको अलग कर रही है ये भी हमें देखना है। ये वाली लैंड बॉडी है, ये वाली लैंड बॉडी है, दोनों को अलग कर रही है। तो हमें, हम जब भी किसी स्ट्रेट को पढ़ रहे हैं, जब भी किसी जल संधि को पढ़ रहे हैं, हमेशा ये पता होना चाहिए, मैप पे जा करके देखना, मतलब रटना नहीं है, मैप पे जा करके देखना है कि अगर हम किसी स्ट्रेट को देख रहे हैं, किसी जल संधि को देख रहे हैं, तो वो किसको किसको जोड़ती है, किन्हीं दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी, और किन्हीं दो लैंड बॉडीज को, स्थल भागों को सेपरेट करेगी, अलग करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन चलते हैं मैप पे, चलो इंडिया के मैप में ही चल देते हैं। भारत के मैप में अगर आप देखेंगे, या चलिए वर्ल्ड मैप पर चलते हैं। वर्ल्ड मैप को अगर आप खोलेंगे आपके एटलस के अंदर, तो वैसे तो हम बहुत सारी स्टेट्स पढ़ेंगे, पर कुछ स्टेट्स यहां पर देख लेते हैं अभी, कुछ जल संधियां हम देख लेते हैं यहां पर। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपको एक जल संधि मिलेगी, उसका नाम है, आपको मिल जाएगी, आप मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसे कहा जाता है बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। हिंदी में भी यही नाम है। हिंदी वाले सोचेंगे कुछ अलग नाम बताएंगे सर हिंदी में, तो किसी व्यक्ति, जगह, इन सब का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। बाब अल मंदेब जल संधि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये क्या कर रही है? इस तरफ एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है रेड सी, लाल सागर। मैप में देखना, मैं तो खाली नाम लिख रहा हूँ, आप मैप में देखोगे सब नाम मिलेंगे आपको। रेड सी, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इस तरफ जो पानी भरा हुआ है इसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। इस तरफ जो पानी भरा हुआ है उसका नाम है रेड सी, लाल सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? देखो यही स्ट्रेट कर रही है, बाब अल मंदेब,
जो जल संधि हम बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेट हम बात कर रहे हैं, जल संधि का काम ही क्या है, स्ट्रेट का काम ही क्या है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ना। ये वाटर बॉडी दोनों को जोड़ रही है, दोनों जल भागों को जोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी हमेशा बच्चा जो है वो यही रट लेता है, मैप पे जाके तो कभी देखता ही नहीं है, वो हमेशा रट लेता है। वो एक कोई सी किताब में जो है वो लिस्ट बनी हुई होती है, उसको रट लेता है, बाबल मंदेब इन दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ती है, ये वाली मलक्का जल संधि जो है वो इन दोनों को जोड़ती है, हेडसन स्ट्रेट जो है वो इन दोनों को जोड़ रही है, डेविस स्ट्रेट जो है वो इन दोनों को जोड़ रही है। ऐसे बच्चा जनरली रट लेता है, देखा कभी होता ही नहीं उसने जा करके है कहाँ पर है क्या स्थितियां हैं, वो तो कभी देखता ही नहीं है। हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सब कुछ देखेंगे मैप पर जा करके, बस यही मैपिंग है। मैपिंग में कुछ विशेष नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। जो कुछ भी हम जान रहे हैं सीख रहे हैं उसको मैप पे जा करके देखना है। हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा क्या होता है, मैप पे आकर के देखा कैसे होता है, कहाँ 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 दिखते हैं। हमने केप पढ़ा, केप मैप पर आकर के देखा कैसा होता है। पेनिनसुला पढ़ा, मैप पर आकर के देखा कैसा होता है। स्ट्रेट पढ़ा, जल संधि पढ़ा, मैप पर आकर के देख रहे हैं कैसा होता है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो बाबल मंदेब दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, सेम टाइम पर देखो दो लैंड बॉडीज को सेपरेट भी कर रही है। दो स्थल भाग है, एक तरफ ये पूरा स्थल भाग है, दूसरी तरफ ये पूरा स्थल भाग है, दोनों को अलग किया जा रहा है इसी जल संधि के द्वारा। अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला, नाम अभी फिलहाल आपको नहीं पता है तो नाम धीरे धीरे आपको आगे पता चलेंगे। दिस इज द अफ्रीका, ये तो अभी आपको पता ही है, कॉन्टिनेंट में बताया है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप या अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका को सेपरेट भी कर रही है ये, जो एक जल संधि है वो दो काम एक साथ करेगी, जल भागों को जोड़ेगी, स्थल भागों को अलग करेगी। जल भाग कौन से जुड़ रहे हैं वो हमने देख लिया, रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान जुड़ रहे हैं। लैंड बॉडीज कौन सी अलग हो रही है, स्थल भाग कौन से अलग हो रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है जिसको हम अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, अरब प्रायद्वीप कहते हैं, और ये जो पूरा हिस्सा है ये अफ्रीका कहलाता है, दोनों को अलग करने का काम कर रही है। ऐसे ही अगर आप देखें यहाँ पर इस जगह पर जो है हमें एक और स्ट्रेट मिलती है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये नाम आपने जनरली सुने होंगे, मैं जनरली वही बता रहा हूँ। स्ट्रेट तो बहुत सारी हैं, जल संधियां बहुत सारी हैं, पर ये कुछ ऐसी है जो जनरली न्यूज में भी बनी रहती है। आप बाब अल मंदेब को बार बार न्यूज में देखेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को बार बार न्यूज में देखेंगे, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि को बार बार न्यूज में देखेंगे। तो इस जगह पर आपको मिलेगी मलक्का स्ट्रेट। मैप में देखते जाओ, कुछ नहीं करना आपको, बस वो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो समझो और मैप पे देखो जा करके, समझो उसको जा करके। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी इस जगह पर। वो इधर की जो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूरी पश्चिमी दुनिया है, और इधर की जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, पूर्वी दुनिया है, चाइना आ गया जिसके अंदर, इधर जापान आ जाएगा, ये सारे जो देश हैं इन सब को वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने का और वेस्टर्न वर्ल्ड को इन सब देशों से जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करती है मलक्का स्ट्रेट। बार बार न्यूज में बनी रहती है मलक्का जल संधि, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मिला सबको, मैप पे मिल गया। अगर किसी को मैप पे कुछ नहीं मिलता है तो वो हाथों हाथ कमेंट करेगा। मेरे बैच में ऐसा रटने वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मेरे बैच में जो मैं बताऊंगा वो आपको जा करके देखना है, और साथ ही साथ अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है हाथों हाथ पूछना है। जितना आप मेरे साथ बने रहेंगे उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जितना आप मुझे टालेंगे, जितना आप ये सोचोगे अरे सर पढ़ा दो ना, आप क्या है हम रट लेंगे बाद में, तो फिर हो गया कल्याण। फिर ऐसे बच्चे मुझे मेरे बैच में चाहिए भी नहीं होते, कि जो खुद भी कुछ नहीं करेंगे, मेरा भी नाम डुबोएंगे कि हम पीवी सर से पढ़े थे इसके बावजूद मैपिंग नहीं आती। तो मेरे तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा आपको, मेरे साथ में चलोगे तभी काम होगा, वरना काम होगा नहीं, वरना ऐसे चीजें चलेंगी नहीं। और जो बच्चे अभी भी यही सोच रहे थे हम बिना एटलस के मैपिंग कर लेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा ज्यादातर बच्चे जो हैं वो शांत बैठे हुए, कोई कमेंट नहीं कर रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनके हाथ में एटलस है नहीं। तो एटलस की अब आपको जरूरत दिख गई होगी। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि एटलस की अगले सेशन से आपको जरूरत पड़ने ही वाली है, और जरूरत है। बिना एटलस के आप ये सब चीजें नहीं समझ सकते। जो कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी तो कहीं देखोगे, किसी जगह पर तो आपको भी देखना पड़ेगा कि सर जो बता रहे वो हाँ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो वो उसके लिए आपके हाथ में ये मैप्स जो है वो प्रिंटेड होने चाहिए, और वही उसी मैप्स की जो किताब है उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। मैंने लास्ट सेशन में आपको कहानी बताई थी एटलस का नाम,
एटलस क्यों है? पहले नक्शों की जो किताबें छपती थी उसका जो फ्रंट पेज होता था, सबसे आगे वाला पेज जो होता था, उसके ऊपर एटलस भगवान का फोटो लगता था। गॉड है वो। ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सभ्यता, यूनानी सभ्यता के अंदर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग देवता होते हैं। जैसे युद्ध का देवता मार्स होता है, जल का देवता पोसाइडन होता है। ऐसे अलग 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 देवता जो है उनकी सभ्यता में माने गए हैं। उसी में जो पृथ्वी का भार उठा करके ऐसे कंधे पर अब पृथ्वी को उठा करके खड़ा है, उस देवता का नाम है एटलस। तो उसी के नाम पर, क्योंकि वो फ्रंट में फोटो जो है वो एटलस का छपा होता था जनरली पुराने नक्शों की किताबों में, तो उसका नाम चलते 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 इस किताब का नाम ही एटलस हो गया। तो आज भी हम उस किताबों की, सॉरी, नक्शों की किताब को, मैप्स की जो बुक होती है उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। तो एटलस जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, तभी हम ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ आएगी। ये बात जो हम अभी कर रहे हैं ये वर्ल्ड मैप पे मिलेगी आपको। वर्ल्ड मैप पे जाओगे, पेज नंबर 104 102 जो भी है मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी। वर्ल्ड मैप अगर आप खोलोगे 102 पे, 102 पे पॉलिटिकल मैप है और 104 पे फिजिकल मैप है। तो वहां जाकर के आप देखोगे तो नाम जरूर नहीं दे रखे हैं उन्होंने, 104 वाली जो पेज है उसमें नाम नहीं दे रखा है। अगर आपको नाम ही देखना है तो आप अफ्रीका का मैप खोल सकते हो, जो मैंने आपको बाब अल मंदेब दिखाई है, उसको देखने के लिए आप अफ्रीका का मैप खोल सकते हो। अफ्रीका फिजिकल पेज नंबर 92। हिंदी के एटलस में पेज नंबर अलग होगा। पेज नंबर 92 खोलेंगे, आपको रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, लाल सागर दोनों को जोड़ती हुई एक स्ट्रेट दिख जाएगी, एक जल संधि दिख जाएगी जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। राइट। तो स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है, आपको समझ आ गया होगा। और स्ट्रेट्स जो हैं वो बहुत बड़ा योगदान निभाती है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल फीचर्स होते हैं, भौतिक विशेषताएं होती हैं, लेकिन जनरली स्ट्रेट्स हमें सबसे ज्यादा क्यों पूछी जाती है किसी एग्जाम में? स्ट्रेट्स पे, जल संधियों पर हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्यों देखने को मिलते हैं? कारण है, ये स्ट्रेट्स बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, रणनीतिक महत्व रखती है। कैसे रखती है, क्या होता है, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया स्ट्रेट होता क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम एक एक कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, हम बाब अल मंदेब को फिर से पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे बाब अल मंदेब कितनी इंपॉर्टेंट है इस ईस्टर्न वर्ल्ड और उस वेस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ने के लिए। वो जो पश्चिम की दुनिया है और इधर जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, पूर्व की दुनिया है, इन सब के बीच में जो मुख्य रूप से व्यापार होता है दुनिया में, मुख्य रूप से जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो जहाजों से होता है, समुद्र के रास्ते, ओशिनिक रूट से, महासागर या सागर के रास्ते होता है, जहाजों से होता है। बड़ा सामान, बड़ी चीजें आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, बल्क में भेजना चाहते हैं, आज के जमाने में बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं। एक पूरा शहर अंदर घुस जाए इतने बड़े जहाज होते हैं। आप 1 लाख लोगों को बिठा दो, इतना बड़ा जहाज होता है। तो उतना सामान ले जाने की कैपेसिटी जो है वो शिप्स में होती है, जहाजों में होती है। और वो शिप्स जो है वो यहाँ से होकर के वर्ल्ड का 12% ट्रेड यहाँ से गुजरता है। विश्व का 12% व्यापार जो है वो यहाँ से होकर के गुजरता है। ये सब अपन आगे जानेंगे, अभी तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। आगे हम देखेंगे कि कैसे इन स्ट्रेट्स का, इन जल संधियों का वर्ल्ड के ट्रेड में, व्यापार में योगदान रहता है। ये सब पार्ट आपका आईआर का होता है, आप जनरली इसको आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, पर हम वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने जैसा बताया ना, अपना ये मैपिंग बैच जो होने वाला, एडवांस मैपिंग बैच, ये कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें आप हर सब्जेक्ट को पाएंगे। यहाँ हिस्ट्री भी पढ़ी जाएगी, यहाँ ज्योग्राफी भी पढ़ी जाएगी, यहाँ कुछ हिस्सा पॉलिटी का भी पढ़ा जाएगा, इकोनॉमी का पढ़ा जाएगा, अर्थव्यवस्था का पढ़ा जाएगा, यहाँ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। हर वो टॉपिक, हर वो चीज़ जो आप देखते हैं लोकेशन से जुड़ा हुआ है, अवस्थितियों से जुड़ा हुआ है, जगहों से जुड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस होने वाली। तो आप हर सब्जेक्ट को यहाँ पर पाएंगे, हर सब्जेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ देखेंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना, जो बच्चा मेरा इस एडवांस मैपिंग बैच में पढ़ लेता है, वो देखता है, जब वो ये बैच कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जब हिस्ट्री पढ़ता है उसको अलग लेवल पर हिस्ट्री समझ आती है। उसके बाद जब वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, वट एवर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का तो हिस्सा मैपिंग है ही है, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स भी जो पढ़ता है उन सब में एक अलग लेवल उसको फील होता है, अलग लेवल पे कि हाँ सर,
बात तो यहाँ पर अब समझ आने लगी। इतने साल से हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कहानी समझ नहीं आ रही थी, रट ही रहे थे, अब समझ में आने लगी कहानी कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बहुत सारे बच्चे हमें फीडबैक देते हैं, सर ये बैच पढ़ने के बाद में हमारा जो लेवल बढ़ा है, जो जिस लेवल पर हम जा करके अब सोच पाते हैं, देख पाते हैं, जो हमारी 360 डिग्री अप्रोच बन पाती है, वो एक अलग लेवल पर जाती है। और वही हमें मेंस के लिए चाहिए होती है। मेंस में मल्टीपल डायमेंशंस, बहुत सारे आयाम हमें चाहिए होते हैं, और वो बहुत सारे आयाम मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करने के लिए समझ का लेवल भी उतना हमारा होना चाहिए, जो कि यहाँ से बन पाता है। राइट। तो जो बच्चे इस मैपिंग बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा मैपिंग बैच जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। पिछली क्लास में भी मैं कुछ बेसिक्स कवर करा चुका हूँ, आज की क्लास में भी कुछ बेसिक्स हमने पढ़े हैं, अगली क्लास में भी अभी ये बेसिक वाला पार्ट जो है वो हम और आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी इसी में और आगे चीज़ें जो है वो अपने को जाननी है। अभी तो हमने कुछ ही चीज़ों के बारे में जाना। आज हमने कॉन्टिनेंट्स को जाना, पेनिनसुला प्रायद्वीप को जाना, स्ट्रेट जल संधि क्या होती है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों को जाना। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें जाननी बाकी है हमें। फिर मैप्स की लैंग्वेजेस क्या होती है, भाषाएं क्या होती हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बेसिक से टॉपिक्स पढ़ करके फिर हम एक्चुअल में मैप्स पर एंट्री करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट पर एंट्री होगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, इस बैच के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा ये बैच जो है एडवांस मैपिंग बैच स्टार्ट हो चुका है। आप जो है वो इसकी आज चौथी या पांचवी क्लास देख रहे हैं, पांचवी क्लास है शायद ये। तो पांचवी क्लास आप आज देख रहे हैं। हमने मैपिंग होता क्या है ये समझा अभी तक। मैप इस बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करी। बेसिक्स मैपिंग के जो है वो हमने स्टार्ट किए हैं, लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, आज के सेशन में भी डिस्कस कर रहे हैं, और आगे भी ये बेसिक्स वाला पार्ट जो है वो हमारा चलता रहेगा, फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी इस बैच पर 50% ऑफ, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी फिलहाल ये बैच आपको सिर्फ 999 रुपये में उपलब्ध है। पिछले साल यही बैच बच्चों ने मेरे साथ में 1999 रुपये में पढ़ा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। 4 महीनों का बैच है बाय द वे। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप 10 क्लास पढ़ाओगे खत्म हो जाएगा, नहीं, 4 महीने तक हमारा बैच जो है मंडे टू फ्राइडे, वीक में 5 क्लासेस जो है वो हमारे यहाँ होगी, और 4 महीनों का बैच हमारा ये होने वाला है, रोज 1 घंटे की क्लास हमारी होगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और अभी हमारी आपकी क्लासेस ज़्यादा मिस नहीं हुई है। लाइव क्लास का अलग आनंद होता है, आप जानते हैं, और मेरी लाइव क्लास में तो मैं बच्चों से बहुत बार बार पूछता रहता हूँ, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेश्चन, बच्चे को कुछ मैपिंग सेक्शन में तो स्पेशली कई बार बच्चे को पता ही नहीं चलता सर ये किस पेज पर देखें, तो पेज नंबर भी मुझे बताना होता है। आज के सेशन में भी हुआ कुछ बच्चों के साथ ऐसा। तो पेज नंबर वगैरह जब बच्चा रिकॉर्डेड देखता है ना, तो अब उसे पता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है एटलस में, लेकिन अब वो पूछे भी कहाँ से। तो जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़ेंगे डेफिनेटली उनका एडवांटेज अलग होगा यहाँ पर। तो इस सेशन के साथ में, इस क्लास बैच के साथ में आप सभी जुड़ सकते हैं। इस बैच की क्लास अभी तो शाम की 6 बजे की क्लास है ये, बाद में टाइमिंग्स जो है वो बदलेंगे। अगले 2-4 दिन में जो है समय कुछ बदला जाएगा इस बैच का। कुछ बच्चों की क्लासेस क्लैश हो रही हैं, तो बैच के टाइमिंग पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे आंसर राइटिंग, देखो जनरली जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चे दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा फंस रहे होते हैं। सर एक तो मैपिंग नहीं आती हमें, तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको अभी बता दिया है, ये बैच हमारा मैपिंग का चल ही रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है खासतौर से मेथ से रिलेटेड, सर आंसर राइटिंग नहीं आती। हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन लिखे कैसे ये नहीं आता है। तो इसका सोल्यूशन आपके लिए उजांग सर लेकर के आए हैं। 7 दिन का उत्तर लेखन का कार्यक्रम जो है, 7 डेज का एक सेशन जो है वो सर आपके लिए लेकर के आए हैं, मात्र 99 रुपये में, 99 रुपीज में 7 डेज का कंप्लीट सेशन आंसर राइटिंग के ऊपर, कि बढ़िया आंसर, आंसर होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसको बेहतर कैसे बनाया जाता है, बढ़िया कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ जो है वो आप यहाँ पर सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मतलब ऑब्स्टेकल होता है जनरली बच्चों के साथ में, एक बहुत बड़ी बाधा होती है। जनरली अगर हमें 100 बच्चे मिलते, 100 में से 99 बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, सर आंसर राइटिंग कैसे करें। या तो मैपिंग नहीं आती, मैपिंग कैसे करें, या फिर आंसर राइटिंग कैसे करें। ये दो क्वेश्चन तो बच्चों के बहुत कॉमन होते हैं। तो दोनों का ही सोल्यूशन आपके हाथ में है। मैपिंग का, एडवांस मैपिंग का बैच हम आपके लिए ले आए हैं, पूरा लंबा बैच है, 4 महीनों का बैच है। और आंसर राइटिंग के लिए ये पूरा सेशन जो है वो आपके लिए 7 डेज का, 7 दिवसीय आंसर राइटिंग का पूरा बैच जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, और वो भी बहुत नॉमिनल फीस में। आज के ज़माने में 99 रुपये में आपको क्या मिलता है,
यहाँ 99 रुपये में आपको पूरा बैच मिल रहा है, 7 दिन की पूरी क्लासेस आंसर राइटिंग और कंप्लीट जीरो से लेके एडवांस आंसर राइटिंग जो है वो यहाँ पर उजांग सर आपको सिखाने वाले हैं। तो जो बच्चे यहाँ जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाह क्या रहे हैं, मैं यहाँ तो कहूँगा यहाँ तो जुड़ने चाहने जैसा क्या है, 99 रुपये में तो क्या है, हर बच्चा जुड़ सकता है। हर वो बच्चा जो इवन दैट मैं कहूँगा यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करता वो भी जुड़ सकता है, क्योंकि आंसर तो आपको कॉलेज में भी लिखने पड़ते हैं ना, स्कूल में भी लिखने पड़ते हैं। आंसर राइटिंग अगर हमें अच्छी आती है तो हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, चाहे हम स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो। और इधर यूपीएससी में तो आपको पता ही है मामला बहुत जबरदस्त होता है। आंसर राइटिंग नहीं आती बच्चों को, बच्चे 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, सर आता सब कुछ है, एनसीईआरटी 10 बार पढ़ ली सर, आप कुछ भी उठा के पूछ लो हमें सब आता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, मतलब रटा भी नहीं है, हमने एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक चीज को समझा है, लेकिन हम कागज पे नहीं उतार पाते उसको, जो हमें आता है वो कागज पे ला नहीं पाते हम। ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ वो समस्या का समाधान, वो भी एक बहुत नॉमिनल फीस में, बहुत ही नगण्य फीस में आपके लिए यहाँ पर लाया गया है। 99 रुपीज़ में 7 दिनों का ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए होने वाला है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे इस बैच के साथ में जुड़े और अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। और जो बच्चे ऑप्शनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का मेरा बैच जो है नया बैच स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 लाइव सेशन हमारे होने वाले हैं। जो बच्चे ऑप्शनल्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस हमारी होंगी। जैसे अभी आपकी ये क्लास चल रही थी, आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, हाथों हाथ जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे हाथों हाथ पूछ सकते हैं। तो लाइव सेशन हमारे यहाँ हैं, बाद के लिए रिकॉर्डेड भी रहेंगे, लाइव क्लास हो जाएगी उसके बाद आप बाद में देखना चाहें तब भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट बैच है, ये 1 साल का बैच होने वाला है। जो बच्चे 2025 26 27 28 अगले किन्हीं भी सालों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए ऑप्शनल का ये बैच अवेलेबल है। जो डिटेल आप जानना चाहते हैं और डिटेल आप जानना चाहते हैं किसी भी बैच के बारे में, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 8750711100 या 223344, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी आप ले सकते हैं। ये बैच पर भी फिलहाल आपको 50% का डिस्काउंट है। जैसे मैपिंग बैच पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा था, इस पर भी फिलहाल आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़ का बैच है, लेकिन फिलहाल 15,000 15,000 रुपये मिल रहा है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे तो 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 14,500 रुपये में ये बैच फिलहाल आपको अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली में आकर के ऑफलाइन पढ़ेंगे किसी भी बैच में तो सिर्फ फीस ही आपकी 60,000 रुपये होगी, रहना खाना ये सब खर्चे तो अलग हैं, सिर्फ फीस जो है वो 60,000 रुपीज़ होगी। वही सेम क्वालिटी की क्लासेस, वही सेम क्वालिटी का कंटेंट आपको यहाँ पर सिर्फ 14,500 रुपये में अवेलेबल है। तो जो बच्चे यहाँ से जुड़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली ऑप्शनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे साथ ही आप जुड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों लाइव क्लासेस हमारी होंगी। राइट, चलिए तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं। अभी जो बेसिक्स वाला सेशन हमारा चल रहा है वो अभी नेक्स्ट सेशन में भी चलेगा। इससे आगे भी कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ और पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।